Hello everyone. So today we will talk about how labor welfare developed in India. That means how workers' rights and facilities improved over time in our country. So इसको शुरू करने से पहले हम लोग पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ लेबर वेलफेयर. लेबर वेलफेयर का मतलब ये है दैट गिविंग वर्कर्स बेटर वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ, सेफ्टी एंड सपोर्ट सो दे कैन लिव एंड वर्क विथ डिग्निटी. ठीक है, तो अब हम समझते हैं दैट लेबर वेलफेयर स्टेप बाय स्टेप कैसे आया इंडिया में. तो बात करते हैं हम लोग 1850 से पहले की. तो जब एंशियंट टाइम्स में क्या था, इन एंशियंट इंडिया देयर वर नो लेबर लॉज. उस टाइम पे कोई लेबर लॉज नहीं थे, बट वर्कर्स को रिस्पेक्ट किया जाता था, है ना. उनको अलग अलग श्रेणीज़ में डिवाइड किया जाता था. और जो किंग थे उस टाइम पे, जो एम्प्लॉयर कंसिडर करते थे हम जिनको, तो वो अपने उनका एक वो खुद को एक मॉरल उनकी वैल्यू थी कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करना है, फेयरली ट्रीट करना है ना, उनकी रक्षा करनी है. और उस टाइम राजा लोग भी जो थे ना, वो एकदम नैतिकता से काम करते थे. अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में क्या था कि लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन दैट वर्कर्स मस्ट बी पेड ऑन टाइम एंड केप्ट सेफ. उनको टाइमली पेमेंट देनी है और उनको सेफ्टी भी प्रोवाइड करनी है, बचा कर रखना है ना. अब बात करते हैं हम लोग अर्ली इंडस्ट्रियल पीरियड. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश एरा में, ये हुआ था कुछ 1850 से 1919 के बीच की बात है. तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में फैक्ट्रीज शुरू करी लाइक कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, रेलवेज़, तो उन लोगों ने वर्कर्स को बहुत ही गंदी तरह से ट्रीट किया. कोई सेफ्टी नहीं, चाइल्ड लेबर भी करवाया. दिन में 12 से 14 घंटे वर्कर्स ने काम भी किया है उन लोगों के लिए, है ना. इवन वो छोटे से छोटे बच्चे को भी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री में, जहाँ पर बहुत ही गर्म इंडस्ट्री हो, हॉट फैक्ट्रीज हो, वहाँ पर भी उनको लंबे टाइम तक काम करवाया है, क्योंकि कोई लेबर लॉ नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था वर्कर्स का उस टाइम पे. देन लेबर लॉज आए पिक्चर में. कब आए? 1990 के बाद. 1990 और 1947 के बीच की ये बात है. तो अब क्या किया, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया अपनी राइट्स के लिए कि भाई ऐसे तो हम नहीं काम करेंगे, ऐसी कंडीशंस में हम नहीं इतना लंबा काम कर सकते हैं. तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को. ठीक है, ये बात है 1919 की. तो अब ब्रिटिशर्स को तो भाई लेबर लॉज लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ILO के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है. तो अब क्या किया, लेबर लॉज कुछ लाए गए. तो 1923 में फर्स्ट आया है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट, जिसमें क्या होगा कि अगर कंपनी में या तो फैक्ट्री में अगर कोई इंजरी होती है वर्कर को, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी खर्चा होगा इंजरी का वो कंपनी को देना होगा. देन उसके बाद 1926 में आया ट्रेड यूनियंस एक्ट. उसमें क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं ना, वो लोग फ्री हैं कि अगर उनको कोई अपनी एक यूनियन बनानी है कंपनी के अंदर तो वो बना सकते हैं इस एक्ट से. देन नेक्स्ट इज़ 1934 फैक्ट्रीज़ एक्ट. इसमें क्या है कि भाई बेसिक सेफ्टी रूल्स आ गए, कुछ बेसिक चीज़ें आ गई कि उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए. ये सब चीज़ें ऐड होती गई, है ना. तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर ये फैक्ट्रीज़ एक्ट में देखा. तो इससे क्या होगा कि फ़र्स्ट टाइम जो वर्कर्स हैं उनको लीगल राइट्स मिलना स्टार्ट हुई इंडिया में. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर हम लोग बात करें 1947 के बाद, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लेबर वेलफेयर को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया. और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करने की बात करी. उन्होंने उसके राइट्स के बारे में लिखा आर्टिकल 41 एंड 42 में. और वर्कर्स के लिए और भी अच्छे लॉज यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो 1948 में बना, जहाँ पर हर मज़दूर को एक तय सैलरी मिले, उसकी बात रखी गई और वो मिलना स्टार्ट हुआ. ठीक है, फिर ESIC एक्ट आया 1948 में कि अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसमें बीमारी में उसका इलाज की सुविधाएं मिलेंगी ESIC एक्ट से. देन EPF एक्ट आया 1952 में. इसमें था कि अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको जो भी उसने EPF में पैसा जमा किया है उसको वो मिलेगा और उसका पैसा जमा होना स्टार्ट होगा EPF के थ्रू, है ना. फिर आया बोनस एक्ट कि कर्मचारियों को बोनस भी देना चाहिए. बहुत ही अलग अलग तरह के लेबर वेलफेयर बोर्ड्स को बनाया गया. लेबर कोर्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, है ना. लेबर कोर्ट्स में जाकर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह थे वो सॉल्व होना स्टार्ट हुए.
फिर वर्कर्स हाउसिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो प्रमोटेड। ये सारी चीज़ें वर्कर्स के लिए होना स्टार्ट हुई। फिर आया भाई ग्लोबलाइजेशन टाइम, ठीक है। ये है बात 1991 और 2019 के बीच की बात अगर हम करें तो इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर दी। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज़ आई इंडिया में, है ना। उन्होंने थोड़ा वर्क का स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉयज़ को कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देना शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी इसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बड़ी कंपनीज़ मेडिकल इंश्योरेंस, योगा सेशंस, फ्री मील्स, ये सब चीज़ें लीगल नहीं थी, लॉ बाइंडेड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट करी, है ना। तो इससे पॉजिटिव चीज़ें भी हुई है और नेगेटिव चीज़ें भी हुई है। नेगेटिव चीज़ें में अगर हम लोग देखें तो हमको क्या इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए कि ज़्यादा इनफॉर्मल वर्कर्स हम लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिए, जॉब सिक्योरिटी कम हो गई, और फिर रियलाइज़ किया कि और अच्छे और बेटर लेबर लॉज की अब ज़रूरत है इंडिया को। फिर 2019 के बाद, है ना, जैसे आज का टाइम जो चल रहा है, तो अब क्या किया कि लॉज ने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी 29 लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो कंबाइन करके उसने मेन 4 लेबर कोड्स बना दिए, जिसमें फर्स्ट कोड है कोड ऑन वेजेस, जिसमें सैलरी, बोनस, इक्वल पे की बात करी जाएगी। सेकंड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता है इस कोड में, जहाँ पे ESIC, PF, GIG वर्कर्स कवर्ड, इसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएगी। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जहाँ पे ये स्ट्राइक्स, यूनियंस, डिस्प्यूट सॉल्विंग, ये जो भी चीज़ें हैं वो इस कोड के अंडर उसने लाइक मेंशन करवा दी। देन एक और लास्ट कोड है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, जहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी की बात आती है वर्क प्लेस में। So labor welfare in India has grown step by step from no rights to basic laws and now to modern labor codes. The journey shows that workers' well-being is the key to national development. बिल्कुल, मज़दूरों की भलाई में ही देश की भी तरक्की है। So yeah, this was all about this video. I hope आपको थोड़ा अच्छे से समझ में थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी इस टॉपिक के बारे में। So now I will be seeing you in my next video with a new topic. So till then, take care and all the very best for your examinations.